साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मराठा रिजर्वेशन का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर कि क्या प्रभाव पड़ेगा जो सवर्ण रिजर्वेशन है उस पर, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर। और जैसा कि साथियों आपको मालूम है कि कल हम बाकी जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बातचीत किए थे और काफी डिटेल में बातचीत हुई थी। काफी वक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए थे और बहुत सारे कमेंट भी आए थे। तो विनोद कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर नमस्कार खुशा जी। नमस्कार। जी जी। तो विनोद कुमार जी, वही मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि कल बात हुई थी कि बाकी रिजर्वेशन पे जो प्रभाव पड़ने की बात हुई थी, खास करके एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन पे। तो मैं चाह रहा हूं कि अपन सवर्ण रिजर्वेशन पर बात करें, उससे पहले थोड़ी बात जो है इस पर हो जाए कि जो मराठा रिजर्वेशन है उसको रद्द करने का के पीछे क्या है, और जो 50% का जो मामला है उसके बारे में आप बता दीजिए संक्षिप्त। मैं चाह रहा हूं कि मराठा रिजर्वेशन रद्द करने का जो ऑर्डर है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। खुशा जी, बताना चाहूंगा कल इस मामले में विस्तृत चर्चा हुई है। मराठा कोटा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो आरक्षण के लिए 50% सीलिंग को जो सीमा को जो दोहराया है, इंदिरा साहनी मामले में जो 9 जजों की बेंच है उसने दोबारा जो उस फैसले पर गौर करने के लिए जो याचिका लगा था उसको खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने मराठा कोटा में यह कहकर खारिज कर दिया कि 50% से अधिक सीलिंग सीमा के लिए असाधारण परिस्थिति नहीं थी। ये एक मुख्य कारण है कि अगर 50% सीलिंग से ऊपर जाना है, असाधारण परिस्थिति होनी चाहिए। जो एन के गायकवाड़ कमेटी है, एन के गायकवाड़ कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण परिस्थिति नहीं माना। और 50% सीलिंग वाली जो फैसला है वो 9 जजों की बेंच की फैसला है, इंदिरा साहनी जजमेंट की। और कई मामले में 1992 से लेकर अब तक जितने भी फैसले आ रहे हैं रिजर्वेशन संबंधी, करीबन करीबन सभी फैसले में इसका रेफरेंस दिया जाता है 50% सीलिंग का। तो ये अच्छा। इसमें दो ही बिंदु थे। 50% सीलिंग का मामला। दूसरा बिंदु था जो 102 संविधान संशोधन है, क्या राज्यों के अधिकार को सीमित करता है। तो जो 102 संविधान संशोधन है उसकी वैधता को बरकरार रखी गई, लेकिन वो 102 संविधान संशोधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यों के अधिकार को ही सीमित करती है। अच्छा, तो जो 50% की सीमा वाली जो बात आ रही है, तो आपको जी क्या लगता है कि जो 50% की सीमा को लांघ करके सवर्ण आरक्षण दिया गया है, जो सवर्णों को, गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, जो तो उस पर क्या इसका भविष्य में कोई असर पड़ने वाला है, या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा जी, बताइए। इस पर थोड़ा सा मैं लंबा नोट सा तैयार किया हूँ खुशा जी, इस पर अच्छा, थोड़ा आप सा विस्तार से बताना बताइए चाहूंगा। जी। जी, देखिए कल अभी 5 मई को मराठा रिजर्वेशन पर फैसला हुआ, जिसमें 50% सीलिंग की बात पुनः दोहराई गई। और उसमें 9 जजों की बेंच को दोबारा गौर करने की बात हुई थी, लेकिन दोबारा गौर करने से याचिका को खारिज कर दिया कि इसको और दोबारा रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। तो अगर 50% सीलिंग का मामला मराठा रिजर्वेशन के लागू होता है तो क्या 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए क्या यह फैसला लागू होगा, इस पर चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा खुश साहब जी, 103वां संविधान संशोधन में आर्थिक आरक्षण पेश किया गया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस कोटा को मौजूदा कोटा सीमा से परे जाने की अनुमति देता है। 103वां संविधान संशोधन का प्रावधान के अनुसार ईडब्ल्यूएस कोटा एससी एसटी ओबीसी के लिए मौजूद आरक्षण के ऊपर होगा, ये 103वां संविधान संशोधन कहता है। तो इसमें प्रश्न यह बनता है, तो क्या मराठा कोटा मामले में 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा 50% सीलिंग सीमा को बरकरार रखने वाली फैसला ईडब्ल्यूएस कोटा को उस सीमा तक प्रभावित करेगी जो सीलिंग सीमा से अधिक है? यह प्रश्न बनता है हमारे, हम सब के जहन में, पूरे देश भर के जहन में, कि ईडब्ल्यूएस कोटा उस सीमा तक प्रभावित करेगी जो सीलिंग सीमा से अधिक है। मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण की जो सीमा है वो भी 50% तो लांघ दी है। मैं यहाँ बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा खुश शाह जी। 5 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ईडब्ल्यूएस कोटे को चुनौती देने वाली दलीलों को 5 जजों की संवैधानिक पीठ को रिफर किया है, जिसमें 50% सीलिंग पार करने की बात कही गई है।
चीफ जस्टिस बोबड़े एवं अन्य 2 न्यायाधीशों के बेंच में यह मामला गया था और इसको जनहित याचिका यूथ फॉर इक्विटी फोरम ने लगाई है और उन्होंने ये इसमें प्रे किया है, इसमें बिंदु उठाया है कि ये जो 103वां संविधान संशोधन है, जो 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, वह समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही इंदिरा साहनी केस, मंडल जजमेंट केस में जो 50% सीमा का भी उल्लंघन करता है और मंडल जजमेंट में बताना चाहूंगा खुद शाह जी, ऑलरेडी मंडल जजमेंट में 10% आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन को खारिज किया जा चुका है। चूंकि मराठा कोटा मामले में जिन दलों ने इंदिरा साहनी केस पर पुनर्विचार की मांग की थी, उन्होंने 103वें संविधान संशोधन को सही ठहराया है। उनका यह कहना है कि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में दिए गए आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 103वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15(4) व अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण के लिए ही 50% सीमा से अधिक आरक्षण अधिक प्रभावित करता है, ईडब्ल्यूएस के नहीं, ऐसा उनका कहना है, उनका मानना है। हालांकि इस जो पीठ ने अभी जो मराठा रिजर्वेशन मामले में जो 5 जजों के बेंच ने जो फैसला आया है, उसमें ईडब्ल्यूएस कोटे के आधार पर अवलोकन करने से परहेज किया है और एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 जो रिट पिटीशन जनहित याचिका दायर हुई है, इसको लार्जर बेंच को भेजा जा चुका है और ये 103वां संविधान संशोधन के प्रस्ताव, प्रभाव एवं परिणाम के बारे में हमको अवलोकन करने से रोकते हैं बोला और इसको पृथक से इसकी सुनवाई होगी। इसमें थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि जज अशोक भूषण साहब ने मौखिक रूप से अभी जो लगातार सुनवाई हुई उसमें कहा था कि सभी आरक्षण जा सकते हैं और केवल ईडब्ल्यूएस रह सकता है। उन्होंने कहा कि यह नीतिगत मामला है और इसमें पूरा अधिकार संसद के साथ साथ विधानमंडल को है। ये जस्टिस अशोक भूषण साहब ने कही थी। चूंकि जो मराठा रिजर्वेशन का मामला था वो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण असाधारण परिस्थितियों में ही 50% से अधिक दिया जा सकते हैं, ये गौर की गई थी। चूंकि रविंद्र भट्ट ने स्पष्ट कहा, जस्टिस रविंद्र भट्ट ने स्पष्ट कहा 50% सीमा को डायल्यूट करना मतलब समानता की गारंटी के अधिकार को प्रभावी ढंग से नष्ट करने के लिए होगा, ऐसा उनका मानना था। मतलब इसका आशा यह है कि 50% सीलिंग को तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ इंदिरा साहनी बेंच के एक पैरा नंबर 810 के फैसला को उद्धृत करना चाहूंगा माननीय खुद शाह जी। पैरा नंबर 810 में स्पष्ट किया गया था कि असाधारण परिस्थितियों में जो 50% की सीमा लांघना यह केवल उदाहरण है और संपूर्ण नहीं है, लेकिन यह असामान्य परिस्थितियों में फिट हो सकता है। ये इंदिरा साहनी जजमेंट का मामला है 50% सीलिंग वाले मामले में। क्योंकि जो 103वां संविधान संशोधन है, जो 124वां संविधान संशोधन हुआ था, उसको 103वां संविधान संशोधन के रूप में भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के रूप में अस्तित्व में आया। तो मैं जो अनुच्छेद 15(6) व अनुच्छेद 16(6) है वो नौकरियों व शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(6) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सहित आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। इसमें कहा गया कि आरक्षण की ऊपरी सीमा अधिकतम 10% तक होगी, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी। मतलब जो SC ST OBC को वर्तमान में रिजर्वेशन मिल रहा है 49.5, इसके अतिरिक्त होगी। ये 15(6) और 16(6) इशारा करता है। और जो अनुच्छेद 124 मतलब जो संविधान संशोधन 124वां संविधान संशोधन है, ये स्पष्ट करता है। जब ये 3 जजों की बेंच में आई थी तो केंद्र ने इस संशोधन का बचाव करते हुए कहा था कि 50% आरक्षण की सीमा केवल अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 15(5) के तहत किए गए आरक्षण पर लागू होगी। प्रस्तावना में यहाँ स्पष्ट किया, केंद्र सरकार ने अपने बचाव करते हुए बोला कि प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर सभी लोगों को न्याय के लिए
अधिकार देती है, उनके न्याय को सुरक्षित करने के लिए अधिकार देती है, तो हमेशा ये संवैधानिक संशोधन करने के लिए रास्ता खुला किया है, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए इस तरह से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बढ़ावा दिया जा सके, और सार्वजनिक सेवाओं में इसका विरोध किया गया। केंद्र ने आगे कहा, हालांकि 50% नियम सीलिंग है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित समाज के सदस्यों के उत्थान के लिए मौजूदा विशेष परिस्थिति, यहाँ पर फिर ये विशेष परिस्थिति की बात की गई है, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए संविधान में संशोधन करने से नहीं रोकेगा बोला। इन सभी तर्कों के आधार पर मामले को 5 जजों की बेंच को रिफर कर दिया गया है। ये दोनों में तुलनात्मक बातें हैं खुद शाह जी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, संविधान पीठ जो 103वां संविधान संशोधन के खिलाफ चुनौती स्वीकार की है, और यह मराठा फैसले में आए तर्क के साथ अगर जाना चाहती है, तो इसमें कुछ प्रश्न लाइव लॉ के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन के लिए तैयार किया है। मैं उस प्रश्न को पढ़ना चाहूंगा। इसमें 5 प्रश्न उभर कर आ रहे हैं जो अभी मराठा रिजर्वेशन पर फैसला हुआ, और जो अभी ईडब्ल्यूएस मामले को लेकर कोर्ट में मामला प्रक्रियाधीन है। पहला इसमें प्रश्न इरेश होता है, क्या 50% सीलिंग सीमा अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) 103वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित है? ये पहला प्रश्न उठता है। कहने का मतलब ये है कि जो 124वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 15(6) और 16(6) जो अस्तित्व में आई है, क्या ये उस संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित है 50% सीलिंग सीमा में? ये पहला क्वेश्चन आया। दूसरा क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा खुद शाह जी। दूसरा प्रश्न ये है, क्या इंदिरा साहनी निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण मौजूदा विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान संशोधन पर रोक लगा सकती है? मतलब जो विशेष परिस्थिति की बात की गई है, असाधारण परिस्थिति की बात की गई है, क्या वो इंदिरा साहनी का फैसला भी 103वां संविधान संशोधन पर रोक लगा सकती है? ये प्रश्न उठ सकता है। तीसरा प्रश्न जो उरेश हो सकती है, क्या 50% आरक्षण सीलिंग का मामला जाति आधारित आरक्षण पर ही लागू होगा, क्या आर्थिक आधार पर लागू नहीं होगा? यहाँ इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा खुद शाह जी कि क्या 50% आरक्षण सीलिंग का मामला, जो इंदिरा साहनी जजमेंट के समय जितने भी जजमेंट 1992 के बाद फैसले आते जा रहे हैं, सब में इसका उदाहरण रेफरेंसेस दिया गया है, तो क्या ईडब्ल्यूएस वाले मामले में जो जाति आधारित हमको जो आरक्षण मिलता है कम्युनिटी बेसिस, जो हमारा 15(4) और 16(4) की बात करता है, तो ये जो आरक्षण है क्या आर्थिक आधार पर लागू होगा? ये प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि मराठा आरक्षण वाले मामले में 50% उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, यही स्पष्ट कहा है, क्योंकि ये समाज को जाति विशेष के बढ़ावा देता है और केवल ये समानता के आधार को ब्रिज करता है, ऐसा मानना था मराठा रिजर्वेशन वाले मामले में। और इसमें अगला प्रश्न बनता है, एक और प्रश्न इसमें उन्होंने उठाया है, क्या ईडब्ल्यूएस को ठहराने के लिए असाधारण हालात हैं? ये एक 5 क्वेश्चन बना। तो इसमें एक बिंदु और स्पष्ट से क्लियरिफाई करता है पांचों बिंदुओं को कि 50% सीलिंग तोड़ने की परिस्थिति चाहिए। इस तर्क देने के लिए संविधान में जो संशोधन करके जो कहा जाए 60% रिजर्वेशन कहा जाए, 60% रिजर्वेशन आया है, यह साबित करना पड़ेगा जो भी इसके विरुद्ध में गए हैं उनको कि यह संविधान के मूल ढांचे को तोड़ता है या मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। और किसी भी संविधान संशोधन को तभी असंवैधानिक कहा जाएगा जब वो संविधान के जो मूल भाग है, मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको ब्रीच करता हो, उसको तोड़ता हो। तो ये मामला आया है खुद शाह जी। तो ये इसकी दोनों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और मराठा रिजर्वेशन पर तुलनात्मक विश्लेषण थी। इस प्रकार मराठा रिजर्वेशन वाला मामला ईडब्ल्यूएस को प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 50% सीलिंग वाला मामला, असाधारण परिस्थिति वाला मामला आया है। यही मामला ईडब्ल्यूएस पर आधार होना चाहिए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को तय करना है
क्या जाति आधारित आरक्षण और आर्थिक आधारित आरक्षण में 50% सीलिंग दोनों के लिए लागू होगी या नहीं लागू होगी, ये आने वाले समय ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देती है। लेकिन मैं थोड़ा सा मौजूदा परिस्थितियों को चर्चा करना चाहूंगा खुद शाह जी। भारतीय संविधान बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान की ड्राफ्टिंग की, उसके बाद से लेकर अब तक कुछ विशेष वर्गों ने आरक्षण पर लगातार समीक्षा की बात की है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 2015 में विधानसभा चुनाव के दौरान आरक्षण पर समीक्षा की बात की थी। और छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट ने सवर्ण आरक्षण के लिए फैसला दिया था, जिसमें सबसे पहले मंडल जजमेंट में 10% आरक्षण को खारिज कर दिया। और उसके बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर के समय में 3% सवर्ण रिजर्वेशन की बात कही गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सितंबर 2015 में राजस्थान सरकार ने सामान्य श्रेणी को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था की थी, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। गुजरात सरकार ने अप्रैल 2016 में सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण की नियम बनाए थे, उसको भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस प्रकार हमारे देश में जितने भी 1992 के बाद जो कई स्टेट ने स्टेप लिया था सवर्ण आरक्षण के लिए या 10% आर्थिक रूप से पिछड़े आरक्षण के लिए, उसको विभिन्न हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन मराठा रिजर्वेशन और सवर्ण रिजर्वेशन, इसमें दो मूलभूत अंतर है। जो जनरल वर्ग, जिसको हम सामान्य भाषा में अपर कास्ट रिजर्वेशन कहते हैं, जिसको एससी एसटी ओबीसी को छोड़कर दिया गया है, ये जो आरक्षण है ये संविधान संशोधन के तहत आया है। लेकिन जो मराठा रिजर्वेशन है वो एक कानून के तहत आया है महाराष्ट्र मामले में। ये दोनों में मेजर जजमेंट है खुद शाह जी। तो ये आज की चर्चा का जो विशेष बिंदु था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है तो उसको संविधान में संशोधन किया गया, यानी संसद में उसको पास करके किया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। और मराठा रिजर्वेशन जो है वो कानून बना करके कानून बना के लाया गया है। जी, तो जी। दोनों में एक बेसिक फर्क है क्या? जी हाँ जी बोलिए। फडणवीस सरकार के समय में है ना, उस समय जो मराठा कम्युनिटी का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, और उस आंदोलन के तहत फडणवीस सरकार ने, अब चूंकि कल सुरेश माने साहब ने इस बात पे स्पष्ट परसों चर्चा किया था कि आरक्षण का मामला हमारे देश में सोशियो पॉलिटिकल हो गया है, तो फडणवीस सरकार ने जो एन के गायकवाड़ कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने मराठा को बैकवर्ड कम्युनिटी घोषित किया था। लेकिन उसके जो कुछ बिंदु है, उस बिंदु को सुप्रीम कोर्ट असहमत हुआ और उसको मराठा को बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं माना। लेकिन कल ही मैं एक डिबेट देख रहा था यहाँ यूट्यूब में, उसमें जो हमारे महाराष्ट्र के कुछ साथी थे उन्होंने बताया कि मराठा कम्युनिटी में कुनबा समुदाय भी शामिल है। जो कुनबा समुदाय है वो ऑलरेडी पिछड़े हैं। उनका ये तर्क था कि मराठा में 30% की बात की गई, 30% उन्नत है, तो क्या मराठा समुदाय में 200 लोग रिच हो जाने से, उसमें से 10 लोग सीएम बन जाने से, या उसमें से 20 लोग लैंड लॉर्ड हो जाने से क्या पूरा मराठा कम्युनिटी मुख्य धारा से जुड़ जाएगा? ये महाराष्ट्र वाले क्वेश्चन उठा रहे थे। और उन्होंने कह रहे थे कि इस पर हम लोग पुनर्विचार के लिए जाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र के साथियों का कहना है। क्योंकि मराठा कम्युनिटी जाती है वो ऑलरेडी भी पिछड़ी हुई जाती। और मैं इसमें व्यक्तिगत अब मैं अपना मत देना चाहूंगा इसमें खुद शाह जी, क्योंकि अब हम सीधा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। कौशल्या जी, आपका मत के पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसी से संबंधित। वो ये है कि जैसा कि आपने बताया कि संसद में पास करके उसको संवैधानिक रूप से उस जो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का है उसको पास किया गया और स्टेट ने उसको कानून बना के किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट के फैसले को पलट दिया, ठीक है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भविष्य में ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसके फैसले को भी बदल सकता है क्या? अब कि वो बदलने का पावर उसके पास नहीं है? आप जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कहा ना, एक बात इसमें अंतिम बिंदु कहा कि किसी भी संविधान संशोधन को असंवैधानिक तभी करार दिया जा सकता है जब वो संविधान के मूलभूत ढांचे को तोड़ती हो या ब्रीच करती हो। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है? क्या 50% सीलिंग वाले मामले में इसको लेती है? क्योंकि जो यूथ फॉर इक्विलिटी ने पिटीशन दायर किया है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अनुच्छेद 14 के तहत जो ये हमें समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है, ये यूथ फॉर इक्विलिटी का कहना है।
जो पिटीशन दायर किए हैं। और जनरली में अभी तक जितने भी जो कुछ एक वर्ग SC ST OBC रिजर्वेशन के विरुद्ध भी जितने भी पिटीशन लगाए हैं, सब में ये कहा गया है कि ये समानता का अधिकार का उल्लंघन, जैसे मराठा रिजर्वेशन में भी कहा गया है कि ये बेसिक स्टैट्यूट को ब्रीच करता है, ये समानता का अधिकार का उल्लंघन है। तो यूथ फॉर इक्वलिटी ने भी यही तर्क दिया है कि ये जो EWS रिजर्वेशन है ये भी समानता का अधिकार का उल्लंघन है, और इंदिरा साहनी जजमेंट को ये ब्रीच करती है और 50% सीलिंग को पार करती है। तो ये अच्छा तर्क जब आ रहा है इसमें मराठा में, तो यही तर्क EWS वाले मामले में भी आनी चाहिए। जी। अब मैं चाह रहा हूं कि आप कुछ अपना विचार रखना चाह रहे थे इस बारे में, आप अपना विचार रखिए, कुछ आप बोलना चाह रहे थे। हाँ मैं जी मैं हाँ मैं ये कह रहा था कि हमारे जो मूल निवासी समाज के लोग हैं वो बहुत पहले का नारा देते आए हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी। यदि हम आरक्षण के स्वतंत्रता पूर्व के इतिहास पर जाएं तो हम लोगों को अनुपातिक, मतलब SC ST OBC है जिसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिला था। और 1931 में जो लास्ट जनगणना हुई थी उसके बाद SC ST को जनसंख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन मिला था। और OBC वाले मामले में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 340 है उसमें एक कमेटी गठन करने की बात हुई थी, जिस पर काका साहब का लेकर फर्स्ट पिछड़ा वर्ग का कमेटी बनी थी, जिसको रिकमेंडेशन दिया था और उस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। उसके बाद बहुत साल बाद मंडल कमीशन की जब रिकमेंडेशन आई, उन्होंने फिर 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया और बहुत सारे उसकी सिफारिश थी। केवल और केवल 27% रिजर्वेशन को लागू किया गया, बाकी पदोन्नति में रिजर्वेशन वाला मसला और बहुत सारी सिफारिश को लागू नहीं किया गया मंडल कमीशन की। तो अब देखिए बहुत दिनों से जो कुछ कुछ एक जो जिसको मैं सीधा अपर कास्ट कहूँ वो हमेशा आरक्षण के लिए अटकलें तेज करते रहे हैं। और मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो राजीव गोस्वामी व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया था। तो हमेशा आरक्षण को लेकर जनरल वर्ग की शिकायत रही है। अब तो जनरल वर्ग को भी रिजर्वेशन मिल गया। तो अब जितने भी भारत में वर्ग हैं, SC ST OBC अल्पसंख्यक अपर, सब उनकी शुरुआत में एक डेढ़ के आरक्षण दिया जाए, पर खत्म हो जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, क्योंकि आरक्षण का मसला अब यहाँ पर ये शिकायत कि हमको आरक्षण नहीं मिला। मतलब जिसकी जितनी संख्या है, संख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दे दिया जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे अब कल मैं चर्चा कर रहा था छत्तीसगढ़ की बात करें खुद शाह जी, छत्तीसगढ़ में OBC कम्युनिटी लगभग 50% के आसपास है। ठीक है, अब 50% कम्युनिटी को 14% आरक्षण मिल रहा है अभी की डेट में। 27% का जो ऑर्डिनेंस लाए थे छत्तीसगढ़ सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि उसके पास पैरामीटर नहीं है उसके लिए। और इसके संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने पटेल कमेटी गठित की है। और 50% कम्युनिटी को 14% मिल रहा है, उसके बाद 27% की वो के लिए ऑर्डिनेंस लाए थे, वो भी फेल हो गया। तो आप खुद समझ लीजिए कि SC को वही जिसको 16%, अब इसको 16% मिल रहा है। 32% आबादी को 32% मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 2011 में SC की जनसंख्या 12% थी, वो 12% मिल रहा है। और वहीं पर OBC को जिनकी संख्या 50% है वो उनको 14% मिल रहा है। यदि हम सामाजिक परिस्थिति को देखें, अगर गांव की मैं बात करूं, गांव में SC ST OBC एक साथ रहते हैं, इनकी सामाजिक परिस्थिति में जितना मैं देखता हूं कोई अंतर नहीं है। जो शेड्यूल कास्ट व्यक्ति जैसे जीवन यापन करता है, OBC व्यक्ति भी वही जीवन यापन करता है। उसके भी एक बार कुछ लोगों के पास थोड़ा बहुत 1-2 एकड़ खेत है, कुछ लोगों के पास खेत नहीं है। OBC में से बहुत सारी जो जातियां हैं लिस्ट में छत्तीसगढ़ में, जो ST के इक्वल है। अब मैं कल चर्चा कर रहा था, लोहार जाति की बात करूं या बुनकर जाति की बात करूं, छिपिया जाति की बात करूं, केवड़ जाति की बात करूं, ये कुछ बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जिसकी सामाजिक परिस्थिति अत्यंत दयनीय है। आज भी वो पिछड़े हैं, समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़े हैं। तो इनको वास्तव में मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। और जो जस्टिस रेड्डी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो कथन है असाधारण परिस्थिति, तो कुछ एक स्टेट ऐसे हैं जिसमें वास्तव में OBC कम्युनिटी बहुत ही पिछड़ा है। तो शासन को इस पर पहल करना चाहिए। जो अत्यंत पिछड़े OBC हैं उनको रिप्रेजेंटेशन तो खुशाजी अब देखना होगा
होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस मसले पर क्या फैसला देती है। हमें उसका बेसब्री से इंतजार है और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से मराठा रिजर्वेशन केस में बहुत जल्दी फैसला आया, आशा करते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले मामले में ये फैसला आए। थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा खुद शाह जी। जो 124वां संविधान संशोधन है वो सुप्रीम कोर्ट में तेजी से पास हो गया। लोकसभा में जैसे ही पास हुआ उसके बाद राज्यसभा में पास हो गया। लेकिन यहीं पर एससी एसटी से संबंधित 117वां संविधान संशोधन है वो राज्यसभा में 2012 में तो पास हो गया, लेकिन लोकसभा में उसके बाद 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा और वर्तमान में 17वीं लोकसभा में लोकसभा में 117वां संविधान संशोधन पेश ही नहीं किया गया है और अब तक 117वां संविधान संशोधन पेंडिंग है। अब तो लोकसभा में लैप्स भी हो गया है और वहीं पर जो 124वां संविधान संशोधन है वो लोकसभा में बहुमत से पारित हो गया और राज्यसभा में भी बहुमत से पारित हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की डिस्कशन को यहीं पर विराम देता हूं खुद शाह जी। और हम लोगों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का बेसब्री से इंतजार है। आशा करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी फैसला देगी और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि जब किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो अंत में न्याय के लिए कोर्ट के पास ही जाता है और कोर्ट का फैसला